फिर हम आ गए थे सिक्स सिग्मा। अगर आपको याद हो, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि सिक्स सिग्मा जो है वो आपका लीन का टॉपिक है। मैं करा यहां पे रहा हूं, है लीन का। मैं कराता चैप्टर 2 में हूं, वो है चैप्टर 3। मैंने अपनी बुक में चैप्टर 2 में डाल रखा है क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। अब मैंने आपको लीन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था और क्या बताया था कि देखो मोटरोला में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको फॉलो किया गया था। अब बेसिकली हुआ क्या, इनिशियली तो इसे मोटरोला ने लॉन्च किया था। उन्होंने क्या कहा था कि गुड्स इतने अच्छे बनाओ कि डिफेक्टिव बने ही नहीं। फोर्ड और मजदा का ही एग्जांपल याद दिलाता हूं, केस स्टडी जो पढ़ी थी हमने। अब आपने कहा था कि एक होती है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक होती है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। एक होती है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक होती है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, कि आप कहां तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं गुड्स को, किस लेवल तक आप गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ठीक है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, मतलब इस लिमिट के बाद मान के चलिए आपका शू साइज है 8, यूके 8। अब अगर अगर मैं कह रहा हूं यूके 8 का आपका शू साइज है, अगर वो 8.1 है तो भी चल जाएगा एक बार को, और 7.9 है लेटेस्ट से तो भी चल जाएगा। आपने कहा लेकिन अगर मान के चलिए जरा सा भी 8.1 से ऊपर हुआ तो आप उसको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, आप कहेंगे हटाओ। ऐसे ही जरा सा भी 7.9 से कम हुआ तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप 7.9 से 8.1 तक ही एक्सेप्ट करेंगे। ये अपने आप में गलत था और टगुची ने कहा था ये अपने आप में ग्रॉस मिस्टेक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको उस समय बहुत बहुत डिटेल में हम लोग हर चीज को डील किया था। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन 17 ईयर्स का है या 15 ईयर्स का है, लेटेस्ट से 16 तक जुवेनाइल कैलकुलेट होता है। 15 ईयर्स 364 डेज एंड 40 एंड 11 आवर्स का है, या 23 आवर्स का है। अभी 1 आवर बाद वो 16 का हो जाएगा, अभी 1 आवर है। अब आप कहेंगे कि सर अगर उसने उस समय एक हीनियस क्राइम किया, एक हीनियस क्राइम किया, तो उसको जुवेनाइल मान के हमारी कोर्ट्स छोड़ देती हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं और बहुत कम सजा होती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब हमारा वही पर्सन 16 ईयर्स और 1 आवर का होगा तो उसको एडल्ट मान के उसके ऊपर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी। आपको नहीं लगता ये अपने आप में गलत है? इस 1 आवर और 2 आवर में आपको नहीं लगता कुछ बदला नहीं? एग्जैक्टली सेम चीज टगुची ने बोली थी। टगुची ने कहा था कायदे में आप सोच ही गलत है। आपकी सोच है कि देखो जैसे ही अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर जाएगा आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से नीचे जाएगा आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज ग्रॉसली मिस्टेक। आपका क्या है, आपको सोचना ही चाहिए कि हम सिर्फ टारगेट पे ही प्रोड्यूस करें, उसके पार्ट प्रोड्यूस ही ना करें। और याद रखिए, आप जो ये सोच रहे हैं कि आपकी एकदम क्वालिटी की कॉस्ट तभी लगेगी जैसे ही आपका रिजेक्शन होगा, उससे पहले क्वालिटी कॉस्ट लगी नहीं रही। आपने कहा सर 8.1 तक कोई क्वालिटी कॉस्ट नहीं है लेकिन उसके बियॉन्ड सीधा क्वालिटी कॉस्ट है, ये सोच गलत है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो जरा सा भी वेरिएट कर रहा है, जरा सा भी, इवन if वो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर है, आपकी क्वालिटी कॉस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। जरा सा भी पीछे जा रहा है आपकी क्वालिटी कॉस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। इट इज इंक्रीजिंग। इट इज नॉट लाइक कि आपका एक पर्टिकुलर आपने पॉइंट बना दिया और उसके जस्ट ऊपर वाले को आपने रिजेक्ट कर दिया तभी आप मानेंगे कि आपका डिफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। ये गलत है, ये सोच ही गलत है, क्योंकि इसीलिए आप रिलैक्स हो रहे हैं और ज्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मछली की आंख ही दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ टारगेट ही प्रोड्यूस करना है, आपको वेरिएशन पे ध्यान ही नहीं देना। और इससे अंतर क्या आया जब आपने इस चीज पे फोकस किया? इससे अंतर यह आया, पहले लोगों ने सोचा था, पहले जैसे ये एग्जांपल था अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, जैसे मैंने यहां बोला 8, 8.1, 7.9, तो लोगों ने ये कहा कि यार देखो, लोगों ने ये कहा कि ये देखिए यहां पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी है? आप कहेंगे 0.1 डिवाइड बाय 3। 0.1 डिवाइड बाय 3 कैसे? यहां पे हमने कहा कि 1 की गैप है, 0.1 का गैप है। हम इस गैप को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि 3 सिग्मा, सिग्मा आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते थे, 3 सिग्मा 0.1 के बराबर।
आपने कहा कि मतलब सिग्मा मतलब वेरिएशन, तो आपने एक्सेप्टेबल वेरिएशन कितना मान लिया? आपने कहा कि सर एक्सेप्टेबल वेरिएशन हमने मान लिया 0.033, इस तरीके से आपने मान लिया। जबकि आपको अगर अच्छी क्वालिटी 6 सिग्मा प्रोड्यूस करना है तो आप कहेंगे अगर ये 8 है, ये 8.1 है, आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर देखिए यहां पे आपने माना 6 सिग्मा की वैल्यू 0.1, मतलब 6 टाइम्स सिग्मा जो होना चाहिए, वेरिएशन को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तब जाके ये 0.1 पड़े। तो आपने कहा कि सर सिग्मा की वैल्यू हो गई 0.1/6, मतलब 0.0167 मान लेते हैं यही। तो आपने कहा कि सर इसमें देखिए कितने ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें आप गुड्स के अंदर कितने कम वेरिएशन, क्योंकि आपको याद होगा स्टैंडर्ड डिवीजन है क्या, कितना हम नॉर्मली डिविएट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था? कितना हम नॉर्मल डिविएट करते हैं एक टारगेटेड चीज से, कि कितना हमें टारगेट प्रोड्यूस करना चाहिए, उससे आप कितना डिविएट कर रहे हैं नॉर्मली। तो आपने कहा यार सर ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा सिग्मा की वैल्यू उतना कम डिविएशन, उतना कम वेरिएशन। सही कह रहा हूं ना? मतलब आप ध्यान से देखिए, जब आपकी सिग्मा की वैल्यू बढ़ी उससे हुआ क्या? आपने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स कहां प्रोड्यूस करने लग गया? मिडल में। मैं टारगेट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गया, और जब सिग्मा की वैल्यू कम हुई तो मेरा क्या था? टारगेट। अब देखिए ना, इसमें और इसमें आप खुद डिफरेंस देखिए, आपको दिखेगा। आप 6 सिग्मा पे क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा यहां प्रोड्यूस करने में लगे पड़े हैं। आप कह रहे हैं वेरिएट बहुत कम से कम, डिविएशन होना ही नहीं चाहिए, आपके गुड्स सबसे अच्छे बने। ऑल्दो फिर भी डिवीजन होता है, आपने कहा, लेकिन हमारी ऑब्जेक्टिव है कि डिवीजन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल बेस पे डिवीजन है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। गुड्स जो बनाए मैं ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल टू द पॉइंट 8 पे ही बनाऊं, जरा सा भी वेरिएट ना हो। आपने यही बात बोली, मैंने कहा ठीक बात है। जबकि 3 सिग्मा में आपके वेरिएशन आप अलाउ कर रहे थे, 2 सिग्मा में आप और ज्यादा अलाउ कर रहे थे। जैसे आप भी जानते हैं कई चीप इमिटेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका 2 सिग्मा वगैरह होता है, इसीलिए उसमें वेरिएशन बहुत होता है, कभी किसी की अच्छी चल गया, कुछ नहीं चले। तो आप कहेंगे कि सर आप बहुत लॉजिकल बात बोल रहे हैं कि यहां पे जो बात चल रही है ना, तो आपने कहा कि सर जितना ज्यादा सिग्मा का लेवल उतना कम डिविएशन की वैल्यू, जितना कम सिग्मा का लेवल, जितना ज्यादा सिग्मा का लेवल उतनी कम डिविएशन की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा सिग्मा होगा आपके प्रोडक्ट उतने ज्यादा टारगेट पे रीच करेंगे, और उतनी कम उसके अंदर वेरिएशन होगी, उतनी कम वेरिएशन होगी। अब आपने कहा कि सर 6 मतलब अब आपने इतना कम डेविएशन कर दिया कि आप कह रहे हैं कि यार नॉर्मली जो मेरा डेविएशन होता है, देखिए जब मैं एक गुड्स बना रहा हूं, मान के चलिए मैंने पेन बनाया, पेन की निब होनी चाहिए, मान के चलिए पेन की टिप जो होनी चाहिए वो 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए। अब मेरी इतनी कम डिविएशन है उसमें कि मैं अगर 6 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दूं इस डिविएशन को, 6 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं जाके अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट या लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट पे जाके टकराऊंगा। मतलब मैं अगर सिर्फ अपर की सोचूं तो 6 टाइम अपर, ऐसे ही लोअर की सोचूं तो 6 टाइम लोअर। तो आप कह रहे हैं इतना छोटी वैल्यू ले आया हूं मैं डेविएशन की, मतलब इतना ज्यादा मैं टारगेट पे अचीव कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर ये बात तो बहुत लॉजिकल है। तो हमने क्या किया, हम तो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा बनाने बैठ गए। हमने कहा भाई हमारी तो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा वाली वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जितनी ज्यादा आप टारगेट पे प्रोड्यूस करना चाहेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोसेसेस होनी चाहिए, उतना ही आपका कम डिफेक्ट्स होना चाहिए, कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी किसी भी चीज को अच्छे से, क्योंकि आप कंफर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने कहा कि सर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी कंफर्मेंस पे फोकस करते ही, कंफर्मेंस वगैरह के चक्कर में। फिर हमने देखा कि यार इसका मतलब 6 सिग्मा का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि सर स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 6 सिग्मा का मतलब होता है जब मैं 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज, मिलियन अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग मैंने समझाया था, किसी को याद ना हो तो नीचे मैंने पूरे डिटेल में केस लिखा हुआ है, ये एडिशनल नॉलेज उससे याद कर सकता है क्या था मिलियन अपॉर्चुनिटीज। आपने कहा 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ 1 मिलियन मतलब 10 लाख, सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स हों। आप ये सोच रहे हैं, मैं हल्का सा रिपीट कर दूं, मिलियन अपॉर्चुनिटी। एक साइकिल में 10 पार्ट्स होते हैं, एक कार में 1000 पार्ट्स होते हैं। आपने कहा कि सर फर्स्ट पार्ट सही चल जाएगा कार का, हो सकता है लास्ट पार्ट खराब हो जाए। तो आपने कहा कि सर चांसेस कि फर्स्ट सही चले लास्ट भी सही चले, फर्स्ट सही चले सेकंड सही चले, तो आपने कहा चांसेस जो हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने के कार के अंदर बहुत हाई हो जाते हैं।
और साइकिल के अंदर बहुत कम होते हैं। तो आपको अगर दोनों में क्वांटिफिकेशन करना है तो आप पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से चलते हैं कि कितने अपॉर्चुनिटीज हैं कि कार सही ना चले या कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि साइकिल सही ना चले, डिफेक्ट आ जाए। तो आपने कहा कि सर हमें याद रखना है 3.4, कितना बोला 3.4, 10 लाख, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 3.4 ही डिफेक्ट आए। इसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रियल लाइफ में। तो 7 सिग्मा पे जाना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता पॉसिबल, रियल लाइफ में कोई भी आज तक कंपनी 7 सिग्मा अचीव नहीं कर पाई। 6 सिग्मा मैं बता दूं कहां लगता है, मैंने तब भी रिपीट किया था, बहुत डिटेल में समझाया था। एयरप्लेन में जब ह्यूमन ट्रेवल होता है तो 6 सिग्मा लगता है, जबकि जब बैगेज ट्रेवल होता है तो 4 सिग्मा लगाया जाता है, क्योंकि बैगेज लॉस्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा सही बात है, ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वहां पे 6 सिग्मा लगाते हैं, सारे चेक्स करते हैं। तो डमैक और डीएमए डीवी दोनों में इनिशियल 3 तो सेम थे। हम डिफाइन करते हैं कि यार, जैसे डमैक को समझा रहा हूं, आपने कहा कि सर हम डिफाइन करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आपने कहा कि सर हम मेजर करते हैं कि हमारी जो करंट प्रोसेसेस हैं वो कितनी एक्टिव है, कितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं। एनालाइज कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसे हम शिप फिश बोन डायग्राम वगैरह भी बोलते हैं, कि आखिरकार क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से ये डिले हो सकती है। तो आपने कहा इसको एनालिसिस बोलते हैं हम, है ना। अच्छा, आपने कहा कि यार इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब क्या है, आपने कहा अब यहां से अंतर हो जाता है वहां पे डेमैक और डीएमए डीबी में। यहाँ फर्स्ट 3 स्टेजेस तो सेम है। डेमैक कहाँ पे लगता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस पे लगता है, डीएमए डीबी न्यू प्रोसेसेस पे लगता है जो अभी तक हमने फॉलो नहीं की। तो आपने कहा इम्प्रूव, अब जो पास्ट में हम करते आ रहे हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, आपने एनालाइज करने के बाद इम्प्रूव किया, तो आपने कहा इसको हम डमैक में लेके चल रहे हैं, और नेचुरल सी बात है आप कंट्रोल कर रहे हैं कि अब चेक कर रहे हैं कि आफ्टर इंप्रूवमेंट आपके क्या सीन चल रहा है, क्या आपका अभी भी डेविएशन आ रहा है या नहीं, क्या टारगेट को अभी भी आप मीट कर रहे हैं या नहीं, और उसको हम आगे की फ्यूचर की प्रोसेस में इंप्रूव करने के लिए लगा देते हैं। इसी तरीके से डीएमए डीवी जब बात कर रहे होते हैं तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज। अब कोई आप नई चीज करने जा रहे हैं, पहले से आपने नहीं किया, तो आपने कहा कि यार कस्टमर की क्या डिमांड है उसको डिफाइन किया, मेजर किया, जो आज का हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हम क्या चल रहे हैं, एनालाइज किया कि यार हम लोग हमारी डिजाइन अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। अगर वो अब आप देख रहे हैं वेरीफाई, वहां था इंप्रूव, आप कर रहे हैं वेरीफाई कि यार देखो डिजाइन, इसके बाद एक है डीएमए डी, डी मतलब आपने कहा डिजाइन करो इंप्रूवमेंट को, और फिर से वेरीफाई करो कि अब हमने जो प्रोसेसेस नई बनाई वो सही है या नहीं। तो डी एम ए एनालाइज कर लिया, पहले डिफाइन किया, फिर मेजर किया, फिर आपने क्या किया, एनालाइज किया कि क्या हमारी प्रोसेसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही तो फिर से आप डिजाइन करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे, और लास्ट में आप वेरीफाई करेंगे। ये डीएमए डीबी है। मेन डिफरेंस इन दोनों का क्या है, डमैक जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस पे लगता है, और डीएमए डीबी जो है वो किस पे लगता है, आपने कहा कि सर वो लगता है किस पे, वो लगता है आपका न्यू प्रोसेस पे।